जितना ये रेडिएशन एब्जॉर्ब किया हुआ रहेगा उतने ही अमाउंट पे ये रेडिएशन को बाहर निकाल सकता है। ऐसे बॉडी को ब्लैक बॉडी बोला जाता है। क्लियर? नाम के हिसाब से मत जाना, क्योंकि इस पर ब्लैक लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो काले कलर का है। बॉडी जो है वो किसी भी कलर का हो सकता है। जनरली हम लोग इस पे काला कलर यूज करते हैं, ठीक है? तो जो ब्लैक कलर होता है ये बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर होता है, किसी भी ये रेडिएशन को कंप्लीट एब्जॉर्ब कर या मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है। सीजियम जैसे लिया ना, तो सीजियम को सिलेक्ट करने का रीजन क्या बोलने से, सीजियम एक तो मेटल का साइज बहुत बड़ा, ठीक? तो मान लो ये हो जाएगा तुम्हारा सीजियम का मेटल, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। यहाँ से आखिरी वाले ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, क्योंकि ये ज्यादा दूर में होगा। न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज दोनों एक खींच करके रखेंगे, तब जितने पास पास में हो, ये जितने दूर चले जाएंगे इनके बीच का जो फोर्स रहता है वो उतना कम हो जाता है। इनके बीच में एक एनर्जी काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसके बारे में अभी इसी टॉपिक में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ है। क्लियर है? अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करेंगे तो एक बार में एक नहीं, एक से ज्यादा जो पार्टिकल्स रहेंगे ये एक साथ आ जाएंगे, ठीक? तब के केस में उसका जो एनर्जी रहेगा, सॉरी उसका जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे एक पार्टिकल दिया है, इसका फ्रीक्वेंसी इतना है, इनमें से हर एक पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी इतना होने वाला रहेगा, लेकिन इस केस में सिर्फ एक पार्टिकल आया था तो इसका इंटेंसिटी कम, और इस केस में एक बार में ज्यादा पार्टिकल एक साथ में आए हुए हैं, इसकी वजह से इसका इंटेंसिटी ज्यादा। ठीक है? क्लियर? ठीक है भाई। तो एक बार ऑनलाइन वाले ऑडियो और वीडियो क्लैरिटी देख लो भाई, एक बार ऑडियो वीडियो क्लैरिटी देख लो। क्लियर क्लियर क्लियर, गुड। तो देखो अभी थोड़े से मैंने जैसे पहले ही बोला था कि टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है। अगर मुझे लगे क्लास 10th में, सॉरी अगर क्लास 10 को पहले से अगर मान लो छोड़ा जा रहा होगा, ठीक है, तो कुछ मिनट पहले अगर होगा तो 10-15 मिनट का अगर टाइम बच रहा होगा मैं तुमको 10-15 मिनट क्लास पहले कर दूंगा, ठीक? तो अभी कुछ टाइम के लिए टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा टाइम तुमको दिया जाए, ठीक है? चलो तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना फिर, ठीक है भाई। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो रेडियो सॉरी जो रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इनके पार्टिकल नेचर के बारे में देखा हुआ था। उससे पहले हम लोगों ने उन्हीं रेडिएशंस के वेव नेचर के बारे में देखा हुआ था, ठीक? हाँ, कहा नीचे जा, 1 मिनट वेट करना, ठीक? तो पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों के बारे में देख चुका था। अब उन सारे फिनोमिनास के बारे में देखेंगे जिनको कि वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था, इम्पॉसिबल था, ठीक है? तो उसके लिए फिर नया एक थ्योरी लेकर के आया गया जिसको कि हम लोग पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक्चुअली में इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसको क्वांटम के नाम से ही जाना जा रहा है। क्लियर है? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से इसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे उसको इसने पार्टिकल बोल दिया, ठीक है? उसके लिए जो पॉइंट्स है उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो इसके लिए 3 डिफरेंट फिनोमिनास देखे हुए थे, एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्लियर? सेकंड नंबर जो देखे हुए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और थर्ड नंबर जो इस पे आ जाएगा लाइन स्पेक्ट्रम। तो टोटल ये 3 लाइट के फिनोमिनास ऐसे होने वाले हैं जो कि लाइट के पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होने वाले होंगे। क्लियर इतना? आगे देखो, तो आज के लिए पहले हेडिंग लगाओ भाई, आज के लिए हेडिंग लगाओ, पहला फिनोमिना ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो हम लोग को 2-3 कॉन्सेप्ट्स पहले दिमाग में बिठाने हैं, और उससे पहले तो ये जान लो कि ब्लैक बॉडी एक होता क्या है। तो ब्लैक बॉडी बोलने जैसा नाम दिया हुआ है सेम वैसा ही उसका काम होने वाला होगा, क्लियर? बट जो ब्लैक कलर हम लोग अपने आसपास में देखते हैं वो प्योर ब्लैक नहीं होता। प्योर ब्लैक हम लोग उसको बोलेंगे जो उसके पास आने वाले किसी भी रेडिएशन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले या फिर उसी को कंप्लीटली ये एमिट कर दे, ठीक है? तो जितना, जैसे मान लो जितना जितना ये रेडिएशन एब्जॉर्ब किया हुआ रहेगा उतने ही अमाउंट पे ये रेडिएशन को बाहर निकाल सकता है। ऐसे बॉडी को ही ब्लैक बॉडी बोला जाता है, क्लियर? नाम के हिसाब से मत जानना, क्योंकि इस पे ब्लैक लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो काले कलर का ही हो। बॉडी जो है वो किसी भी कलर का हो सकता है, जनरली हम लोग इस पे काला कलर यूज करते हैं, ठीक है? तो जो ब्लैक कलर होता है ये बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर होता है, किसी भी ये रेडिएशन को कंप्लीट एब्जॉर्ब कर या मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है। क्लियर है इतना? तो देखो ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है, ऐसे लिख, बॉडी, अ बॉडी which can which can absorb
और emits entire radiation। तो ऐसे बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलेंगे। क्लियर? ब्लैक बॉडी बोलने का मतलब कंप्लीटली या तो बहुत अच्छा आइडियल एब्जॉर्बर होना चाहिए या फिर एक आइडियल एमिटर होना चाहिए। क्लियर? अगर वो एमिट कर रहा है तो कोई सा भी रेडिएशन उसके अंदर में नहीं बचना चाहिए। जितना रेडिएशन वो कैप्चर करके रखा हुआ है सारे के सारे रेडिएशन को एमिट कर दे, या फिर जो भी रेडिएशन उसको दिया जाएगा उसके पास जो रेडिएशन आएंगे उनको ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले। तो दोनों ही केसेस में इसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है? अब यहां पे हम लोग दो डिफरेंट थ्योरीज देखेंगे। जैसे हम लोगों ने क्वांटम थ्योरी और वेव थ्योरी जो देखा हुआ था उसी के बेसिस पे दो रिजल्ट यहाँ पे कंक्लूड करेंगे और उन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग ये जो फिनोमिनाज है इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, क्योंकि पहली बार में समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक? क्लियर? एक मिनट। देखो, अब हम लोग यहां पे दो टर्म्स देखेंगे वेव थ्योरी के हिसाब से। इसको किसी कोने में लिख लेना बॉक्स बना करके। वेव थ्योरी के हिसाब से जो रेडिएशंस का एनर्जी होते हैं, क्लियर? रेडिएशंस के जो एनर्जी होते हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। ठीक है? इंटेंसिटी। और दूसरा, अगर अगर हम लोग क्वांटम थ्योरी की बात करें तो कल हम लोगों ने देखा हुआ था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। बोलने का मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक? इसमें वेव थ्योरी के हिसाब से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, और दूसरा हो जाएगा यहां से क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। न्यू है ये। ठीक है? फ्रीक्वेंसी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, ध्यान दो। यहां पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये दो टर्म्स को तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ध्यान दो। इंटेंसिटी बोलने का मतलब क्या होगा? जैसे मैं यहां पे मान लो वेव बनाया, इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाता हूं वेव का, जैसे पहले ये हो गया वेव। क्लियर? अगर इस वेव का मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। एम्पलीट्यूड, ठीक है? एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। अब ध्यान दो, जैसे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम ही ले लो अभी के लिए, तो उसमें हमारे पास 7 कलर होते हैं। ये तो पता ही होगा कि जो सातों कलर्स होते हैं उनका वेवलेंथ अलग अलग होता है। जैसे प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हुए थे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो रहता है ये रेड कलर का होगा और सबसे कम वेवलेंथ जो रहता है ये वायलेट कलर का होने वाला होगा। क्लियर? तो अगर वेवलेंथ चेंज होगा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक? वेवलेंथ is inversely proportional to frequency, lambda is inversely proportional to न्यू होता है। क्लियर? तो वेवलेंथ जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा या फिर फ्रीक्वेंसी जो है ये वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा भाई। अब ध्यान दो, यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज होता है तो कलर चेंज होता है। अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज होता है तो कलर चेंज होगा। ठीक है? और अगर इंटेंसिटी अगर चेंज होता है तो उसका अपीयरेंस जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये मतलब कि इसमें कलर चेंज नहीं होता। बोलने का मतलब नो कलर चेंज। ठीक? सेम कलर जो रहेगा ये ज्यादा इंटेंस हो जाएगा या फिर लाइट हो जाएगा। बस दो ही केसेस बनने वाले रहेंगे। अगर हम लोग एनर्जी को इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शन में करते हैं तब के केस में कलर चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये कौन सा थ्योरी है? वेव थ्योरी। क्लियर इतना? दूसरा, अगर हम लोग एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से हम लोग अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लेते हैं तब के केस में उसमें कलर चेंज होता है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, बोलने का मतलब ध्यान दो, यहां पे अगर एनर्जी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग में, तो एनर्जी को अगर इंक्रीज किया जाएगा इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। इंटेंसिटी इंक्रीज करने के बाद भी जो भी रेडिएशन होगा उसका कलर चेंज नहीं होगा। क्लियर? दूसरा, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसमें अगर हम लोग एनर्जी इंक्रीज करते हैं तब के केस में
जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा तब के केस में कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इतना पहले नोट डाउन करो, फिर हम लोग क्या बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे उतरेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी, इसको नोट डाउन करो जल्दी। इसमें केस बना सकते हो, वेट, इसमें केस बना सकते हो। जैसे मान लिया कि ये तुम्हारा पहले इस हिसाब से गया इसका वेव, जब इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो तब के केस, वेट, तब के केस में वेवलेंथ वगैरह पे इंपैक्ट नहीं डालने वाला। इसका एम्पलीट्यूड जो है ये राइज कर जाता है, क्लियर। और वहीं अगर सेकंड केस की बात करेंगे, ये फर्स्ट केस के हिसाब से, सेकंड केस की अगर बात करते हैं तब के केस में मान लो ये तुम्हारा पहला वेव गया, ये पहला वेव गया, सेम अगर दूसरा वेव ड्रॉ किया जाए तो उसका वेव लेंथ या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। बोलने का मतलब कलर जो है इसमें चेंज होने के देखने के लिए तुमको मिलने वाला है। ठीक, ये इंटेंसिटी चेंज है, नीचे में फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ चेंज है, ये चेंज इन इंटेंसिटी। और ये हो जाएगा चेंज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ बोलो या फिर फ्रीक्वेंसी बोलो, दोनों में से कुछ भी चेंज होता है तो उसका कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको दिमाग में अच्छे से बिठाओ और एक एक चीजों को जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसको हम लोग डिटेल में इलेबोरेट करेंगे कि एक्चुअली में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ऐसा क्या चीज था जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ और क्वांटम थ्योरी जब यूज किया गया तो वो तुरंत एक्सप्लेन हो गया वहां पे। क्लियर, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में करो तो। अच्छा, डन डन, गुड, लिखो भाई जल्दी जल्दी लिखो। ये आ रहा है ना, डन डन, क्लियर। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड, ठीक। अब आगे देखो यहां से, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ऐसा क्या है जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। देखो ध्यान से, पहले तो समझ लो, जैसे अगर कोई सा भी एक लोहे का बॉल लेते हो, ठीक है, आयरन का एक बॉल समझ लो, लोहे का एक बॉल लेते हैं, उसी को अभी एज्यूम कर लो कि वो ब्लैक बॉडी है, उसी को एज्यूम कर लो कि वो एक ब्लैक बॉडी है। हालांकि वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता, बट उसको एज्यूम कर लो वो एक ब्लैक बॉडी है। अब आयरन बॉल को लेकर के, आयरन बॉल को लेकर के जब हम लोग इसको एक टेम्परेचर पे हीट प्रोड्यूस करना चालू करेंगे, क्लियर, इसको हीट प्रोड्यूस करना चालू किया, मान लेते हैं ये जो फ्लेम गया हुआ है ये रेड कलर का ही है, फ्लेम जो है ये रेड कलर का ही है। अब जब ये रेड कलर, तो ये तो रेडिएशन ही हुआ, ठीक है, ये एक रेडिएशन ही हुआ, तो रेडिएशन जब इसको मिल रहा है, ये अगर ब्लैक बॉडी है तो उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। अब तो आग जो जलाए हुए रहेंगे वो तो रेड कलर से तो वो फिर ब्लू कलर में चेंज होगा नहीं, जितना हम लोग फ्लेम का इंटेंसिटी रखे हुए रहेंगे वो उसी उसी इंटेंसिटी के साथ में फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान करके चलो कि ये जो फ्लेम है ये रेड कलर का है, रेड कलर का फ्लेम अगर इसको मिलता है तो ये जो बॉडी है ये उसको पूरा का पूरा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब हम लोग इसको, ये जब उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद समझो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने के बाद ये धीरे धीरे करके ये हीट होना चालू होगा। तो हीट अगर होना ये चालू होता है तो तुम देखे हुए रहोगे आयरन रॉड को अगर गर्म किया जाए या आयरन बॉल को अगर गर्म किया जाए तो वो रेड कलर में फिर अपीयर होना चालू होता है। एक्चुअली में उसको और आगे के हीटिंग का प्रोसेस तुमने देखा नहीं है, ठीक, बट मैं उसको यहाँ पे बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर हम लोग इस आयरन बॉल को जब हीट प्रोड्यूस करते जाएंगे तो सबसे पहले लाइट रेड कलर का ये दिखने वाला है, धीरे धीरे करके वो इंटेंस रेड बनते हुए जाएगा, इंटेंस रेड बनने के साथ आगे ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाने वाला होगा। क्लियर है, ये जो बॉल का कलर होगा अगर इसको हम लोग कंटिन्यूअसली हीट प्रोड्यूस करते रहे, कंटिन्यूअसली इसको अगर हम हीट देते रहे
तब के केस में ये अपना कलर चेंज करता है। ठीक, अब देखो वेव थ्योरी के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर वेव थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो वेव थ्योरी क्या बोलता है कि किसी भी ब्लैक बॉडी को या रेडिएशन जो एमिट होता है, ये इसका एनर्जी जो रहेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके उसके इंटेंसिटी पे। ठीक, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम लोग इसको कंटिन्यूअसली रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो रेडिएशन इसको कंटिन्यूअसली मिल रहा होगा तो इसका एनर्जी भी धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाएगा। अगर इसका एनर्जी इंक्रीज करता है, अगर इसका एनर्जी इंक्रीज करता है, तब के केस में इसका सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसका इंटेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए। और अभी पिछले वाले पेज में हम लोगों ने क्या देखा हुआ था कि अगर इंटेंसिटी सिर्फ इंक्रीज होता है, अगर सिर्फ इंटेंसिटी इंक्रीज होता है, तब के केस में उसमें कलर चेंज देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दो यहां पे, अगर इसमें कलर चेंज हो रहा है तो वेव थ्योरी के हिसाब से इसमें कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेव थ्योरी क्या बोल रहा है, जो भी एनर्जी हम लोग इस पे दे रहे होंगे उसमें अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो उसके इंटेंसिटी में, रेडिएशन के इंटेंसिटी में चेंज होना चाहिए। बट जो आयरन बॉल रहेगा वो एक्चुअली में अपना कलर चेंज करेगा। अगर हम लोग उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो पहले वो रेड कलर, रेड पहले वो लाइट रेड से इंटेंस रेड, इंटेंस रेड से व्हाइट, व्हाइट से ब्लू, ठीक है, वो इस हिसाब से कलर चेंज कर रहा होगा। तो कलर चेंज वो कब करने वाला होगा, जब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू हो। बोलने का मतलब अगर एनर्जी से उसके रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है या फिर वेवलेंथ में चेंज होता है, तब जाकर के फिर इसके कलर में चेंज देखने के लिए मिलने वाला होगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन था ये हम लोग को कहां पे मिला हुआ है, ये क्वांटम थ्योरी से। क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है, एनर्जी बढ़ाया जाएगा तब के केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो फिर उसके कलर में भी चेंज देखने के लिए मिलेगा। वेव थ्योरी क्या बोलता था कि एनर्जी बढ़ाएंगे तो इंटेंस रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो कलर चेंज नहीं होगा, जो कलर में अपियर हो रहा होगा वही और ज्यादा इंटेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए यही चीज जो था, ये जो कलर चेंज होने का जो इसका फिनोमिना था, ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए फिर ये क्वांटम थ्योरी आया गया, लाया गया। क्लियर, क्लियर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आया क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे एक्सप्लेन हुआ, इसमें से समझ में आया क्या, समझ में आया। अब इसको लिखेंगे एक एक करके, ठीक है, चलो भाई। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए अब लिखना चालू करो। इसमें अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है, इज सो इंक्रीज इन एनर्जी लीड्स टू चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, चेंज द इंटेंसिटी। अब इसमें मैं और डिटेल नहीं लिख रहा कि इंटेंसिटी से कलर चेंज, बाजू में लिख लेना इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। बोलने का मतलब नो कलर चेंज, लिख लो भाई, नो कलर चेंज। क्लियर, बट in case of a metal ball, ठीक, एज्यूम कर लो कि ये ब्लैक बॉडी ही है। इन केस ऑफ अ मेटल बॉल, अगर ब्लैक बॉडी के केस में, व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, हीट लिख लेना, वी प्रोवाइड एनर्जी, इट्स कलर चेंज्ड फ्रॉम रेड टू व्हाइट टू ब्लू।
ठीक है, इट मीन्स देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड दिस phenomena is explained by using E is directly proportional to nu. फ्रॉम कहां से लिए हुए हैं इसको? क्वांटम थ्योरी से। फ्रॉम क्वांटम थ्योरी, ठीक है, ठीक है भाई, इतना ही लिख लो, बहुत है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, सो इंक्रीज इन एनर्जी, ठीक है, लीड्स टू चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, नो कलर चेंज, ठीक है। बट इन केस ऑफ मेटल बॉल, कोई सा भी मेटल बॉल, एक ब्लैक बॉडी अगर लेते हुए चलते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी या फिर हीट इट्स कलर चेंज्ड फ्रॉम रेड, ये तो हो जाएगा, ठीक। इट मींस देयर इज change in frequency and this phenomena is explained by using E is directly proportional to nu, ठीक है। और ये हम लोग को कहां से मिला हुआ था? क्वांटम थ्योरी से मिला हुआ था। क्लियर? क्लियर है? नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी नोट डाउन करो। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बता लो, देख लो, समझ में जिसको नहीं आया होगा और इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बाकी इससे ज्यादा और एक्सप्लेनेशन इसका और क्या होगा, सिंपल सा ही एक्सप्लेनेशन था, ठीक। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी फटाफट। इसको अगर लिखना चाहो तो और डिटेल में लिख सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने उसको लिखा हुआ है। एनर्जी अगर इंटेंसिटी में है तो ये कलर चेंज नहीं होगा। एनर्जी अगर प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके? फ्रीक्वेंसी के। सो देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो देयर इज चेंज इन वेवलेंथ, और वेवलेंथ में भी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हो या फिर वेवलेंथ हो, दोनों में से अगर चेंज हो रहा है किसी में भी, तब के केस में तुम्हारे कलर में चेंज दिखने के लिए मिलता है। और इसी वजह से जो ब्लैक बॉडी होता है उसको अगर हीट किया जाएगा तब के केस में उसमें कलर चेंज देखने के लिए मिलेगा, ठीक। और वो जो कलर चेंज हो रहा है वो किससे डिफाइन होगा या किससे एक्सप्लेन होगा बोलने से? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। डन? डन डन, गुड, वेरी गुड। आगे देखो, अब हम लोग सेकंड पार्ट पे इस पे उतरते हैं, जो था इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। अब ध्यान से समझो, हर्ट्ज नाम का जो साइंटिस्ट था, ठीक, जिसने फ्रीक्वेंसी को डिस्कवर किया हुआ था, तो हर्ट्ज नाम का जो साइंटिस्ट था, इसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे कुछ चीजें ऑब्जर्व किया। अब एक्सपेरिमेंट क्या था समझो, जब इसने देखा कि कुछ मेटल्स के सरफेस ऐसे होते हैं जिन पे अगर लाइट इंसिडेंट करवाया जाए तब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाहर निकल आते हैं। लाइट इंसिडेंट करेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो इसी फिनोमिना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या ये जो इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है लाइट की वजह से किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर?
यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको इनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इतना क्लियर हो गया? तो ये इफेक्ट क्या बोलता है? हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था किसी भी मेटल सरफेस पे जब हम लोग लाइट एमिट करवाते हैं तब के केस में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो वहां से बाहर निकल करके आ जाएंगे, और इसी इफेक्ट को ही बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? चलो अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। हर्ट्ज, गिवन बाय हर्ट्ज लिख लेना उसको। ये हो जाएगा इसमें से क्या? व्हेन, या ऐसे लिखो, हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट some metal surface emits electron when light is incident to the surface, या ऐसे लिखो, हाँ, when light is strike on the surface। ठीक, this effect is known as photoelectric effect। मैं शॉर्ट में लिख दिया पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिख लेना फुल फॉर्म में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स emitted electrons are known as photoelectrons। and emitted electrons are known as photoelectrons। इनको फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इनको इसी वजह से बोला जा रहा है क्योंकि ये लाइट इंसिडेंट करवाने के बाद एमिट होकर के बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, यहां पे जो लाइट लिखे हुए हैं इसमें छोटा सा लिख लेना ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए वो। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो भाई अब हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़े। इसको लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, फिर इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या? अच्छा, डन डन, गुड, वेरी गुड। देखो आगे, अब हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंट देखो इसने किया क्या। यहां साइड में छोटा, जैसे हम लोगों ने ग्लास ट्यूब पिछले वाले में यूज किया हुआ था सेम वैसे ही ये ग्लास ट्यूब इसने भी यूज किया। इसमें यूज करने के बाद बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स यूज करेगा। इलेक्ट्रोड जो है इसको कनेक्शन दिया जाएगा बैटरी से। ठीक, इसको बैटरी से कनेक्शन दे दिया गया। अच्छा वेट, उल्टा बना डाले। ये नेगेटिव टर्मिनल, वो पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल में जो मेटल यूज किया हुआ है इसको जनरली इस पे सीजियम मेटल यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो इसमें से कैथोड बनकर के आया हुआ है ये टर्मिनल, ये हो जाएगा सीजियम मेटल। सीजियम मेटल। अब ध्यान दो, मैं यहाँ पे मेटल के बारे में भी तुमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं क्योंकि इसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिर भी ओवरव्यू यहां से ले लो। जैसे मान लो ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल हो गया। ये पीरियोडिक टेबल तुम्हारा इस हिसाब से अपीयर होता है
यहां से अगर देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड ग्रुप, और ऐसे करते हुए ये टोटल 18 ग्रुप्स तक आगे जाने वाला होगा। पहले वाले ग्रुप में यहाँ पे ये तो जनरली मेटल्स ही होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बोलने का मतलब इस वाले ग्रुप में, पहले वाले ग्रुप में आखिरी एटम के पास आएंगे तब वहां पे तुमको मिलेगा सीजियम। ठीक, अब ध्यान दो, सीजियम जैसे लिए हैं तो सीजियम को सिलेक्ट करने का रीजन क्या है बोलने से, सीजियम एक तो मेटल का साइज बहुत बड़ा, ठीक, तो मान लो ये हो जाएगा तुम्हारा सीजियम का मेटल, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, यहां से आखिरी वाले ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, क्योंकि ये ज्यादा दूर में होगा, न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज दोनों एक दूसरे को खींच करके रखेंगे, तब जितने पास पास में हो, ये जितने दूर चले जाएंगे इनके बीच का जो फोर्स रहता है वो उतना कम हो जाता है। इनके बीच में एक एनर्जी काम करता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, इसके बारे में अब भी इसी टॉपिक में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या मिलता है, एक बाइंडिंग एनर्जी होता है, वो बाइंडिंग एनर्जी इनके बीच के डिस्टेंस के हिसाब से कम होते जाएगा, जितने दूर में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के रहने वाला होगा वो उतना ज्यादा लूजली बाइंड होगा न्यूक्लियस से, और उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से बाहर निकालना उतना ज्यादा आसान होता है। बहुत थोड़ा सा ही एनर्जी अगर इसको प्रोवाइड किया जाए तो ये आराम से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके दे देगा। क्लियर, क्लियर, इसी वजह से इसमें कौन सा मेटल का यूज किया गया है, सीजियम मेटल का। अब ध्यान दो, जैसे ही इस पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक, इसमें अभी लाइट ये इंसिडेंट हो रहा है, तो लाइट अगर इसमें इंसिडेंट करवाते हैं तब के केस में यहां से मेटल के सरफेस से, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आता है और इलेक्ट्रॉन उधर मोशन करना चालू करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके आया हुआ है ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल करके जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन के रिमूवल जो है ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर नया पार्टिकल थ्योरी मतलब कि क्वांटम थ्योरी का यूज किया जाने वाला होगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो इस पे ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुए, ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुए, ऑब्जर्वेशन समझो। देखो, जो यहां से लाइट हम लोग इस पे इंसिडेंट करवाए हैं, ये लाइट जो भी यहां पे इंसिडेंट होगा उसके पास मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जो कि ला करके इसको ये ट्रांसमिट करेगा, तब जाकर के यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आएगा। बोलने का मतलब ऐसे समझो, मान लो कि ये बॉडी हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 8 जूल का, एग्जांपल के लिए समझो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये मत समझ लेना कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 8 जूल का, ये डिपेंड करेगा। क्लियर, मैं सिर्फ बता रहा हूं यहां पे एग्जांपल के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 8 जूल की एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, एनर्जी जो रहता है ये किससे, एनर्जी जो रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटम थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा, और दूसरा एनर्जी जो रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंटेंसिटी के, वेव थ्योरी के हिसाब से। तो ध्यान दो, अगर इसको 8 जूल का एनर्जी का रिक्वायरमेंट है यहां से बाहर निकलने के लिए, ठीक, तो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एनर्जी, और यहां से जो लाइट रे आ रहे होंगे या ये जो रेडिएशन आ रहा है इसके पास भी कुछ ना कुछ एक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक, वही फ्रीक्वेंसी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी बोल रहा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी ज्यादा, तो इसका स्पेसिफिक एक इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जो कि कम से कम 8 जूल का एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। 8 जूल का एनर्जी अगर प्रोड्यूस कर पाएगा तभी जाकर के यहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो पाएगा। अगर इसका फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से कम हो गया जो कि 8 जूल का एनर्जी प्रोड्यूस ना कर पाएगा, तब के केस में जितना भी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करवा लो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसको जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करवाया गया है इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए किसके पास होना चाहिए, जो रेडिएशन उसके पास हम लोग एमिट करवाए हैं उसके पास होना चाहिए। क्लियर है, ये क्लियर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ इसके पास पहुंचेगा तो आने के बाद इसके पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होने वाला है,
तो इसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट ले लो, इसको एच न्यू पढ़े हुए थे, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये ई इज इक्वल टू एच न्यू आने वाला होगा। तो न्यू नॉट यहाँ पे ले लिए, ये है इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये जो अमाउंट हो जाएगा ये हो जाएगा इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर? बोलने का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ जब ये रेडिएशन आएगा तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी रिलीज करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी रिलीज करेगा, तभी जाकर के यहां से फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एमिट हो करके बाहर आए। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? चलो तो अब इसको हम लोग लिखते हैं पॉइंट बना करके। पहले नंबर पे पॉइंट पे लिखेंगे इस पे, द रेडिएशन इंसिडेंट must have a minimum frequency called threshold frequency। इसको डिनोट करते हैं न्यू नॉट से, ठीक है? कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द रेडिएशन इंसिडेंट मस्ट हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू रिमूव, या टू, हाँ रिमूव, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। क्लियर? क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा? अब यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या है ये समझो। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक बॉल लिया, ठीक, इसको अगर मैं फेंक करके मारता हूं, क्लियर, इसको अगर मैं फेंक करके मारता हूं तो इसका ये फ्रीक्वेंसी बनाते हुए जाने वाला है, तो ये जितना पास पास में होगा इसका फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? ये जितने जितने पास पास में ये लूप बनाते हुए चलेंगे इसका फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा हो जाएगा। और अगर इंटेंसिटी की बात करें तो ये इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ है। क्लियर है? अगर इसके इंटेंसिटी की बात करेंगे तो एक बार में एक नहीं, एक से ज्यादा जो पार्टिकल्स रहेंगे ये एक साथ आ जाएंगे, ठीक, तब के केस में उसका जो एनर्जी रहेगा, सॉरी उसका जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज। अब देखो यहां पे एक पार्टिकल लिए हुए, इसका फ्रीक्वेंसी इतना है, इनमें से हर एक पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी इतना होने वाला रहेगा, लेकिन इस केस में सिर्फ एक पार्टिकल आया था तो इसका इंटेंसिटी कम, और इस केस में एक बार में ज्यादा पार्टिकल्स एक साथ में आए हुए हैं, इसके वजह से इसका इंटेंसिटी ज्यादा। ठीक है? क्लियर? अब ध्यान दो, यहां पे इंटेंसिटी में एक बार में ज्यादा पार्टिकल्स आते हैं और फ्रीक्वेंसी में एक ही पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, बोलने का मतलब ऑसिलेशन रहेगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। इतना समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज करना। क्लियर? और इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होना। क्लियर है? इतना लिख लो, कहीं पे कोने काने में लिख लो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अब हर चीज को मैं बोर्ड में नोट नहीं करवा पाऊंगा, तो जो भी तुमको इंपॉर्टेंट लगते हुए चलेगा या ऐसे लगे कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट यूज है, उसको बाजू में बॉक्स बना करके लिखते हुए चलो। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने यहाँ पे तुमको बताया था कि एक क्या बोलते हैं उसको, जो नोट होता है छोटा छोटा, ठीक है, वो पेपर नोट्स जो होते हैं उसको ले आना, उसको स्टिकी नोट्स उसको ला करके चिपकाया करो, और छोटे छोटे जो नोट्स रहते हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं उसको बाजू में उसको उसी स्टिकी नोट में लिखा करो, ताकि जब भी पेपर पलटोगे तो पहले तुमको वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आंख में दिखेगा। ठीक है? चलो भाई, तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा करके रखना। एक चीज, फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज, और इंटेंसिटी बोलने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। लिख देता हूं बाजू में, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज बोलने का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज, क्लियर? और इंटेंसिटी इंक्रीज बोलने का मतलब ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। ठीक? देखो एक एक टर्म को यहां पे हम लोग पूरे के पूरे एक्सप्लेन करते हुए पढ़ रहे हैं, कोई सा भी डाउट नहीं बचना चाहिए।
क्योंकि अगर इसको इतने नीचे से जाकर अगर इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है तो भाई इसको और इजी तरीके से भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। थोड़ा मोड़ा भी अगर प्रॉब्लम होगा तो तुरंत बोला करो, उसको फिर और इजी वे में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फिर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ये चीज। अब इसके बेसिस पे हम लोग दूसरा पॉइंट निकालते हैं, देखो ध्यान से। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, emission of electron depends on frequency of the radiation। frequency of the radiation, क्लियर। और थर्ड पॉइंट हम लोग इस पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन, मतलब कितना नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, क्लियर। अब इसको पहले सुन लो, समझ लो, फिर इसको नोट डाउन करना। देखो ध्यान से, अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, ध्यान दो। अगर अगर इसको हम लोग जैसे, वेट, अच्छा एक काम करते हैं, इसको दूसरे वाले पेज में ही समझते हैं। देखो बैटरी वैटरी नहीं बना रहा हो, ठीक है, काम जाम देख लेना बाकी। यहां से ये आए हुए हैं। अब ध्यान दो, वेव थ्योरी क्या बोलता है? वेव थ्योरी क्या बोलता है कि एनर्जी जो रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। एनर्जी जो रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? इंटेंसिटी के। बोलने का मतलब एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। बोलने का मतलब अगर एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो इसमें किसी भी इंटेंसिटी के लाइट को एमिट करवाने से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाना चाहिए। अगर वेव थ्योरी की बात करेंगे तो वेव थ्योरी के हिसाब से मान लो कि एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी का वेव आया, तो ये एक इंटेंसिटी का वेव है, ये एक इंटेंसिटी का वेव है, तो किसी भी इंटेंसिटी का वेव अगर इस पे हम लोग ला करके इंसिडेंट करवाते हैं तब के केस में उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल आना चाहिए। बोलने का मतलब कोई सा भी रेडिएशन यूज कर लो, कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर लो, कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज कर लो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाना चाहिए था। क्लियर है? बट हर्ट्ज ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ऑब्जर्व किया कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से अगर कम के रेडिएशन को डाला जा रहा है तब के केस में यहां से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है। इसका बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पे जब डिपेंड करेगा तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होना चाहिए। और ये कहां से आता है? क्वांटम थ्योरी से। क्लियर? ये कहां से आता है? क्वांटम थ्योरी से। इसी वजह से वेव थ्योरी से ये फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पाया, क्योंकि वेव थ्योरी बोलता है कि एनर्जी जो है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और एनर्जी अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा तो किसी भी इंटेंसिटी का लाइट यहां पे एमिट करवाने से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उस पर हम लोग किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इंटेंसिटी मिनिमम फ्रीक्वेंसी का ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब छोड़ते हैं तभी जाकर के यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। क्लियर? दूसरा, अब यहां से देखो, जैसे अगर हम लोग इसमें पार्टिकल थ्योरी की बात करते हैं तो मान लो यहां से ये 3 पार्टिकल्स आए, मान लो यहां से ये 3 पार्टिकल्स आए, इनका फ्रीक्वेंसी मान लो होना चाहिए x हर्ट्ज का, इनका फ्रीक्वेंसी x हर्ट्ज का होना चाहिए, जिससे कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए। ठीक, अब ध्यान दो, इसका फ्रीक्वेंसी पे क्या, अब इसका फ्रीक्वेंसी अगर x हर्ट्ज है तो ये एक पार्टिकल आएगा यहां पे टकराएगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये दूसरे पार्टिकल का भी वैल्यू अगर x हर्ट्ज है तो ये भी आएगा टकराएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और तीसरा पार्टिकल आएगा टकराएगा और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो 3 पार्टिकल्स आए, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले। क्लियर? अब ध्यान दो, अगर मैं इसके ये इंटेंसिटी को x माइनस कुछ कर देता हूं, x माइनस वाई कर देता हूं, तब के केस में इसका इंटेंसिटी क्या होगा? यहाँ पे
कम हो गया। अब इंटेंसिटी अगर कम हो गया तो तीनों पार्टिकल्स आकर के यहाँ पे टकराएंगे तो भी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर नहीं निकलेंगे। क्लियर? अगर इसका फ्रीक्वेंसी x हर्ट्ज से कम हो जाएगा तो 3 क्या, इसमें से 10 पार्टिकल मिलाकर अगर छोड़ दिए, 10 पार्टिकल भी अगर फेंक दोगे तब भी यहां से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 50 पार्टिकल्स मिलाकर के अगर इसमें फेंक के मारोगे, इसमें फेंक के मारोगे तब भी यहां से क्या नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन वहीं अगर एनर्जी कहां गया, वहीं अगर एनर्जी जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो फ्रीक्वेंसी एक्स इसको ये मेंटेन करेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो रहता है, फ्रीक्वेंसी यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इंटेंसिटी बोलने का मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हुए हैं। तो इंटेंसिटी, अगर अभी इसका इंटेंसिटी 3 था तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अभी इसका इंटेंसिटी 4 बना दे तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। एक गोला और जोड़ दो, एक पार्टिकल उधर और जोड़ दो, बोलने का मतलब इंटेंसिटी और बढ़ा दिए, इंटेंसिटी और बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल आएगा। तो यहां पे बोलने का मतलब यह है कि अगर फ्रीक्वेंसी इसको मिनिमम दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ये डिपेंड करेगा उस रेडिएशन के इंटेंसिटी पे, क्योंकि इंटेंसिटी पे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और जितने ज्यादा पार्टिकल्स आकर के यहाँ पे टकराएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन वो सारे के सारे पार्टिकल्स के पास में मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सभी के पास होने चाहिए। क्लियर? बताओ भाई, क्लियर हुआ क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से भेजे में बैठा कि नहीं बैठा? वेव थ्योरी से ये सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी को बताता। इंटेंसिटी में खाली नंबर ऑफ पार्टिकल जितना भी बढ़ा दो भाई, उसका अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर उनके पास नहीं होगा तो भले इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो, यहां से कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर निकल करके आएंगे ये डिपेंड करेगा उसके इंटेंसिटी पे। लेकिन इंटेंसिटी भी जो होगा वो पार्टिकल्स का मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ में होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाए तो जितना भी इंटेंसिटी का लाइट उस पर तुम एमिट करवा दो, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके नहीं आएगा। तो टोटल ये 3 पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन में तुमको लिखने हैं, जल्दी नोट डाउन करो। ये तीनों पॉइंट्स में अगर किसी को कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो पहले उसको क्लियर करवा लो, और नहीं तो फटाफट ये ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट्स लिखो। फिर इसके हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि पार्टिकल थ्योरी से ये कैसे एक्सप्लेन हुआ और वेव थ्योरी। अच्छा, उसको क्या बताना भाई, वो तो पीछे में देख चुके हैं। ठीक है, लिखो, जल्दी लिखो, फिर इसके लिए आगे का हम लोग कुछ और देखने वाले हैं। हाँ यस सर, ऐसे लिख दिया करो यस सर करके, तो मेरे को फिर फील होगा कि नहीं तुम हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ा जाए। अब यहां से देखो ध्यान से, इसी थ्योरी को हम लोग अब थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे। देखो, ये हो गया तुम्हारा मेटल का प्लेट। लाइट यहाँ पे जैसे ही इंसिडेंट होता है इसके पास कुछ एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा। इसके एनर्जी को हम लोग अभी मान लेते हैं ई। ये जो है ये है इंसिडेंट एनर्जी ही मान लो इसको। ठीक है, ये इंसिडेंट एनर्जी, ये अपना कुछ एक एनर्जी लेकर के आया। अब ध्यान दो, यहां से एक मान लो इसके पास अभी ये जो एनर्जी है ये 10 जूल का है। क्लियर? अभी उसके पास जो एनर्जी है ये 10 जूल का है। 10 जूल का एनर्जी लेकर के आया। एक इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए मान करके चलो 8 जूल का एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 8 जूल का एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एनर्जी इसको 8 जूल का रिक्वायरमेंट है, उसको मेटल के सरफेस से सिर्फ बाहर निकालने के लिए इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। सुन लो, समझ लो, फिर लिखाएंगे एक एक चीज। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो रहता है इसको हम लोग E इक्वल्स टू एच न्यू नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को ही वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म,
इसी को वर्क फंक्शन ही बोलते हैं और इसको डिनोट करने के लिए डब्ल्यू नॉट का यूज किया जाता है। इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही वर्क फंक्शन बोला जाता है। इसको टर्म को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसको बोला जाता है बोलने से? थ्रेशोल्ड एनर्जी को बोला जाता है। अब ध्यान दो, ये तो अपने साथ में 10 जूल का एनर्जी कैरी करके लाया था, ये अपने साथ में 10 जूल का एनर्जी कैरी करके लाया था, जिसमें से 8 जूल का एनर्जी खर्चा हो गया इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब भाई इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर के वहां तक भेजना भी तो है, नहीं तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ था? क्लियर? तो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाने के, अब अपने आप तो जाएगा नहीं, वो अपने आप तो ये यहां से यहां जाएगा नहीं, इसको भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए जिसको कि यूज करते हुए ये यहां से यहां तक पहुंच पाएगा। क्लियर? यहां से यहां तक ये पहुंच पाएगा। तब के केस में समझो, जो 2 जूल का एनर्जी और बचा हुआ था इसके पास में, ये 2 जूल का एनर्जी जो है ये इसको भागने में यूज करेगा और उसी को हम लोग बोलेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी। बोलने का मतलब ये है कि इंसिडेंट एनर्जी जो रेडिएशन का होता है वो 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। पहला वो एनर्जी जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने वाला होगा, इसको हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। और दूसरा एनर्जी जो है वो उसी इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए काइनेटिक एनर्जी में खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना आगे एनर्जी या फिर एमिटेड, क्या लिखे हुए थे वहां पे? इंसिडेंट एनर्जी। ई इक्वल्स टू, ये तुम्हारे 2 पार्ट्स में चेंज हो रहा है, एक हो जाएगा इसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, इसी को E इज इक्वल्स टू लिख सकते हो एच न्यू नॉट, और इसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। इसको हम लोग डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? ये दोनों में से कोई एक ले लेना, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालेगा, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इस वाले टर्मिनल से उस वाले टर्मिनल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। समझो, एनर्जी का ही सारा कुछ खेल होता है। अगर हम लोग इसको और ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये उतना तेजी से काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड हो जाएगा और ये उतने तेजी से भागे, जितना तेजी से भागेगा उतना ज्यादा तेजी से जाकर के यहाँ पे इस वाले सरफेस में वो स्ट्राइक करने वाला होगा और उसका जो एमिशन, एनर्जी का एमिशन का जो इंटेंसिटी होगा, जो यहाँ पे ग्लो होने वाला रहेगा, वो और ज्यादा तेजी से होने वाला होगा। क्लियर? तो जितने ज्यादा इंटेंसिटी का एनर्जी हम लोग, सॉरी जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एनर्जी हम लोग इस पे इंसिडेंट करवाएंगे, उतना ज्यादा एनर्जी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, जिसमें से ये अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी यूज करके वहां से बाहर निकलेगा और बाकी बचे हुए एनर्जी का यूज करके उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड, सॉरी बाकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा और वो उसको भागने में यूज करने वाला होगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो इसको जल्दी, क्योंकि इसके बेसिस पे अभी तुम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जल्दी। अच्छा, ये वर्क फंक्शन है ना? वर्क फंक्शन लिखो 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 फास्ट। गुड। आगे देखो यहां से, ये तो सारे के सारे हो गए तुम्हारे जो भी इससे रिलेटेड टर्म्स थे, वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले, पार्टिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले, क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले, सारे थ्योरीज हम लोगों ने कवर कर लिया। इस पॉइंट पे पहुंचते तक अब ये डिसाइड किया जा चुका है कि जो रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशंस के पास सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर नहीं होता और ना ही सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल या फिर क्वांटम जो भी है पार्टिकल नेचर होता है। इस बेसिस पे यहां पे ये कंक्लूड किया गया कि जो रेडिएशंस होते हैं इनके पास तुमको दोनों ही टाइप्स के नेचर देखने के लिए मिलेगा और यहीं से तुम्हारा जो नया थ्योरी बनकर के आता है रेडिएशंस के लिए वो हो जाएगा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसी को हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो कि उसके पार्टिकल नेचर के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाला है और उसी के वेव नेचर के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाला होगा। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? तो इसी के नीचे में लिख लो भाई, नीचे में लिख लो कि these, sorry, from now it was observed that electromagnetic radiations have dual nature, एक हो जाएगा पार्टिकल नेचर और दूसरा हो जाएगा यहां से वेव नेचर। ठीक है, चलो अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। बहुत ही इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत हैवी कुछ है नहीं, जो तुमको फॉर्मूला सामने में दिख रहा है उसी में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आंसर ला सकते हो।
ठीक है, पहले नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, क्या बोल रहा है, इरेडिएशन, अच्छा इरेडिएशन ही लिखा है क्या, ठीक है, इरेडिएशन ऑफ अ मेटल विथ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 14, यूनिट्स भी दिमाग में बिठाते हुए चलो, यहाँ पे लिखा हुआ पर सेकंड, पर सेकंड बोलने का मतलब फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, और नीचे में अगर टाइम पीरियड आएगा तब के केस में उसका जो यूनिट रहेगा ये पर सेकंड में आ जाएगा, इसी वजह से फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या लिया हुआ है यहाँ पे, पर सेकंड। हर बार हर्ट्ज ही तुमको देखने के लिए मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तो पर सेकंड भी इसका क्या होता है, यूनिट होता है। यील्ड्स इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बोलने का मतलब न्यू नॉट का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला तुम्हारा क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है, E इक्वल्स टू, ठीक है, E इक्वल्स टू E नॉट मान लो, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक्सप्लेन सबको इलेबोरेट करके वैल्यूज वहां पे पुट करके सॉल्व करने की एक बार कोशिश करो तो देखते हैं जल्दी। अच्छा इसको एक्सपेंड करना, चलो यहां पे मैं इसको एक्सपेंड ही कर देता हूं भाई, वेट, क्या है, E इक्वल्स टू E नॉट प्लस के ई, पहले मैं इसको एक्सपेंड करता ना फिर सारे वैल्यूज रखना। E को क्या लिख सकते हो, एच न्यू, और E नॉट को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट, अभी देखे हुए थे, प्लस काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी रहने दो, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19। निकालना तुमको क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, मतलब न्यू नॉट का वैल्यू निकालना है, क्लियर, न्यू नॉट का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको एक साइड में ले आते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से एच कॉमन निकाल दो, ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एच, क्लियर है। अब यहां से हम लोग को फाइंड आउट करना है न्यू नॉट का वैल्यू, उल्टा हो गया क्या, ठीक है चलो माइनस कर देंगे, ठीक है चलो, तो यहां से हम लोग को न्यू नॉट निकालना है, न्यू नॉट का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी, सॉरी न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। न्यू का वैल्यू तुम्हारा कहां गया, वो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये, और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पता है तुमको, ठीक है। सारे वैल्यूज पुट करो, फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसका आंसर लिख देता हूं, कितना आप टाइम पास करो, घर में आराम से बनाओ भाई, 3.24 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर कितना होता है, चलो सॉल्व करते रहो, इसका याद आ, 10 टू द पावर समथिंग कुछ आएगा इसमें से, 10 टू द पावर में भी इसका हो सकता है तुम्हारा 12 था शायद, 12 या 14 ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। 10 का पावर यहाँ पे 12 या 14 कुछ, 14 लिख लिए रहो, अभी 14 लिख लिए रहो, बाकी चेक कर लेना एक बार। 3.24 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 14 आना चाहिए मे भी, ठीक है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ये हो जाएगा इसके लिए पूरा आंसर फाइनल। न्यू का वैल्यू कहां से लेकर के आओगे, न्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 14 माइनस काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाई 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -34, ठीक है, क्लियर। -34 वाले वैल्यू को ज्यादा प्रीफर करना, क्योंकि जूल में तुम्हारा मैक्सिमम टाइम पे एनर्जी गिवन रहेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाना चाहिए, ये इसको ईमानदारी से सॉल्व करना, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि बायो वालों को खास करके मैथ्स के कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरे को आंसर याद था, मैंने लिख दिया, मेरे को इसको कैलकुलेशन भी करना आता है, क्लियर। तो तुम इसको बकायदा डिटेल में कैलकुलेट करके, क्योंकि यहां पे तुम्हारे 10 के पावर नंबर तो सभी के आ जाते हैं, कौन से नंबर को अगर गड़बड़ी होता है बोलने से, ये 10 के पावर में गड़बड़ी होता है, ठीक है, तो ये 10 का पावर तुमको बहुत खासम खास ध्यान देना है, और वो वैल्यू तुमको एग्जैक्ट लेकर के आना है, बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखो एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, बोल रहा था एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन बोलने का मतलब एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है, बोलने का मतलब के ई का जो वैल्यू था वो तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक क्वेश्चन और है, हालांकि वो लाया हुआ नहीं है, एक क्वेश्चन और है, वो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, वो क्वेश्चन एक तुमको डील करवाना है। तो नेक्स्ट क्लास बोलेंगे, मतलब कल के क्लास में पहले वो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है, पहले वो क्वेश्चन देख लेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, भले टाइम हो तो लिख लो,
मेरे बोलते बोलते तक लिख लो। और आगे के जो टॉपिक्स है, बोलने का मतलब तुम्हारा एक फिनोमिना और बचा हुआ है, जो कि हो जाएगा तुम्हारा लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर? और ये तीनों फिना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं तीनों फिनोमिना के वजह से नील बोर अपना थ्योरी ला पाया। क्लियर है? यही सारे फिनोमिना जो थे, इन्होंने पिछले वाले थ्योरी को पूरा का पूरा नकार दिया, और नील बोर इन्हीं का यूज करते हुए नील बोर ने अपना बोर्स एटॉमिक मॉडल लेकर के आया। और बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था तुम्हारा 9th क्लास यहीं पे खत्म हुआ था, बोर्स एटॉमिक मॉडल पे कंप्लीट हुआ था। 11th में तुम ये मान करके चलो कि नील बोर का जो एक्सपेरिमेंट आने वाला रहेगा, वहां से तुम्हारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है? क्योंकि अब तक जो पढ़े हुए थे वो तुम्हारे वही सारे पार्ट्स थे जो हम लोगों ने 9th में पहले भी कवर किया हुआ था। क्लियर? हालांकि इतना डिटेल में नहीं किए हुए रहोगे, कुछ कुछ जो फिनोमिनाज है वो तुम्हारे 11th के, अब भाई 11th में आए हुए हो तो जरूरी, मतलब कि जाहिर सी बात है 9 से तुमको ज्यादा ही कुछ देखना पड़ेगा, उसको और डेप्थ में ही जा करके पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात। क्लियर? इन्हीं सब के ओवरव्यूज को तुम लोगों ने क्लास 9th में कवर किया हुआ था, यहाँ पे उन्हीं चीजों को और डिटेल्ड वे में एक एक पार्ट को कंप्लीट करना पड़ रहा है। ठीक है? क्लियर? तो इतने चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहो, थ्योरी तुम्हारे एकदम क्लियर हो जाएंगे, उसका टेंशन ना लो। वो तुम्हारे क्लास करते करते तुम्हारा पूरा का पूरा थ्योरी, डेरिवेशंस जो भी है वो सब कुछ क्लियर होते हुए चलेगा। दो चीजों पे तुमको फोकस करना है, एक तो जितने वैल्यूज रटने वाले हैं या जो भी टर्म्स तुम्हारे रटने वाले आने वाले होंगे, उनको तुमको पूरा का पूरा रट्टा मारना है। एक बार तो रटवाने का काम मेरा है, वो मैंने तुमको पहले ही बता दिया। उसको एग्जाम तक के लिए या फिर जब तक तुम्हारे काम आएगा तब तक के लिए कैसे याद करोगे, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? एक चीज तो तुम्हारा ये दिमाग में बिठा लो। दूसरा, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, रेफरेंस बुक उठाओ। अगर रेफरेंस बुक नहीं है तो बहुत सारे वेबसाइट्स भरे पड़े हैं, कहीं पे भी तुम गूगल में सर्च मार लो, तुमको जो भी वेबसाइट सामने में मिल रहा है वहां पे न्यूमेरिकल्स जो भी होने वाला रहेगा उसको निकालो, सॉल्व करो, आंसर लाओ, मैच करो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसमें से बढ़ेगा। ठीक? क्योंकि अब जो तुम्हारे टेस्ट होने वाले रहेंगे, मैं इसमें क्वेश्चन के लेवल और अप करके देने वाला हूं। क्लियर? मैं क्वेश्चन का लेवल उस पर और थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है? तो अच्छे से अगर प्रॉपरली मेहनत करोगे तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज सारा कुछ भगवान को समर्पित कर देना और एग्जाम आंख बंद करके दिला करके आ जाना। पास हो गए तो बढ़िया, नहीं होगा तो बढ़िया। ठीक है? क्लियर? ठीक है भाई, तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। और हाँ, जितने लोग टेस्ट अभी तक अपलोड नहीं किए वो पाप पड़ेगा, पहला बात वो तो अलग है। ठीक? पाप तो भर भर करके पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन का मैंने तुमको टाइम दे चुका है। अभी भी अगर नहीं टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए हो तो और आगे आने वाले टॉपिक्स में भुगतोगे, वो अलग बात। क्लियर? तो भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ, देख लो अब अपना अपना। चलो आज का सेशन एंड किया जाता है।